पिछले सप्ताह की सुर्खियां में एक खबर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा। हुआ यूं कि पीएम केरल और तमिलनाडु की आम सभा को संबोधित करने के बाद लक्षद्वीप की यात्रा पर चले गए। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की खूबी कहें या आदत या देश हित में बहुत जरूरी भी है, यानी उन्होंने लक्षद्वीप के सुंदर तटों पर टहलते हुए फोटो सेशन कराया और लक्षद्वीप के तटों की सुंदरता को लेकर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बातें कही। वैसे तो पीएम मोदी कई बार अपने बयानों में देश में टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और उसके बहुत बड़े स्कोप की बात कर चुके हैं, पर यहाँ पर उन्होंने अपना कर्तव्य बोध समझ के ये बातें कही, लेकिन यहाँ उन्होंने लक्षद्वीप में मालदीव का कोई नाम नहीं लिया था। लेकिन इसके बाद मालदीव की वर्तमान सरकार मोहम्मद मोइज़ सरकार के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला कर दिया और भारत पर मालदीव को निशाना बनाने का आरोप भी लगाया और कहा कि भारत श्रीलंका जैसे छोटे देशों की तरह पैसे कमाने की सोच रहा है। इसके बाद भारत में बहुत ज़बरदस्त इसका विरोध हुआ और इसके बाद से सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव ट्रेंड होने लग गया। दोस्तों, इस विवाद के साथ साथ हम आपको इस विवाद की असल वजह, उसकी गंभीरता और इस विवाद की मालदीव की घरेलू राजनीति से क्या नाता है, ये विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल सत्यवाणी हिंदी की एक विशेषता है कि हम किसी भी ज्वलंत इशू या किसी टॉपिक को जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो उसकी पूरी रिसर्च करके आपके सामने आते हैं। इस घटना में भी हम उस स्थान विशेष, वहाँ का इतिहास, वहाँ की संपूर्ण जानकारी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे ताकि उसका पूर्ण ज्ञान वर्धन आपको हो सके। अब इस श्रृंखला की ओर हम चलते हैं और मित्रों, मैं हूँ योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं सत्यवाणी हिंदी का विशेष कार्यक्रम। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आगे बढ़ने से पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें। मित्रों, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें। कहीं कहीं बीच में ऐसी बातें जरूर आएंगी जो आपके लिए पहली बार सुनने को मिलेंगी, इसलिए वीडियो पूरी देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले हमें मालदीव के प्राचीन इतिहास पर एक नज़र डाल लेना अति आवश्यक होगा। मालदीव भारत के दक्षिण जो हमारे द्वीप हैं उसकी श्रृंखला से 760 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ का इतिहास 2500 साल से भी अधिक पुराना है। मालदीव एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है गार्लैंड ऑफ आइसलैंड। कन्नड़ और मलयालम में भी उसे मालदेवेपू कहा जाएगा। वैदिक काल के कालखंड में 1000 द्वीपों की श्रृंखला का उल्लेख मिलता है जिसे लक्षद्वीप कहा गया है, जिसमें न केवल मालदीव बल्कि अमीनदीवी आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड और चागोस आइलैंड समूह भी आ जाता है। इस प्रकार अगर मालदीव का जेनरिक नाम अगर खोजेंगे तो वो लक्षद्वीप ही है। जब इस द्वीप को रहन सहन के लिए प्रयोग किया जाने लगा तब इस देश के शुरुआती निवासी गुजराती थे, जो लगभग 500 से 700 ईसा पूर्व भारत के कालीबंगा से श्रीलंका और फिर श्रीलंका के रास्ते होते हुए मालदीव पहुँचे थे। मालदीव के पहले निवासी डेविस नाम से जाने जाते थे। इतिहास की माने तो मालदीव में हिंदू राजाओं का शासन रहा है। तमिल चोल राजाओं ने भी यहाँ कुछ समय तक मालदीव पर शासन किया था। इसका प्रमाण यहाँ की नाव निर्माण के तरीकों, चांदी के जो छिद्रित सिक्के जो पाए गए हैं उनसे लगाया गया है। 300 ईसा पूर्व अशोक द्वारा यहाँ बौद्ध मंडपम व बौद्ध विहार बनाने का भी जिक्र मिलता है। इसके बाद से मालदीव में बौद्ध राजाओं का शासनकाल चला आ रहा था, लेकिन 12वीं शताब्दी में कुछ नया हुआ और 12वीं शताब्दी में ये हुआ बड़ा बदलाव कि अरब से जो व्यापारी मालदीव पहुँचे उन्होंने बौद्ध राजाओं से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया और बाद में खोजी गई तांबे की जो प्लेटें वगैरह जो मिली हैं उनके अनुसार ये पता चलता है कि मालदीव के बौद्ध राजा धोमेंबी कलामिंजा श्री थिरुभुवाना आदित्य महारादुन, बड़ा लंबा नाम है,
ने 1193 में या 1153 में इस्लाम अपना लिया था। इन व्यापारियों ने मालदीव के समाज संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया और अरब व्यापारियों के आगमन के बाद से यह देश धीरे धीरे एक मुस्लिम बहुल देश में बदल गया। इतिहासकारों के जाने 20वीं सदी तक मालदीव पर 6 इस्लामिक राजवंशों ने राज किया। वहीं अंग्रेजों ने भी इस देश पर राज किया, उनका शासन भी रहा और 1965 में मालदीव को आज़ादी मिली। तब भारत ही वह पहला देश था जिसने मालदीव को सबसे पहले मान्यता दी। हालांकि तब तक यह देश मुस्लिम देश में कन्वर्ट हो चुका था। अब यहाँ का आधिकारिक धर्म इस्लाम था। यहाँ की आबादी में 98% आज भी मुस्लिम हैं, बाकी 2% जो हैं अन्य धर्मों के लोग हैं, लेकिन उन्हें अपनी पूजा अर्चना करने की आज़ादी नहीं है। आज मालदीव भले ही एक मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ पहले कभी इतनी कट्टरता नहीं देखी गई थी। एक पुराने समय की एक नज़ीर मिलती है इसी मालदीव की, जिसमें जिहादी विचारधारा का प्रचार करने पर एक प्रमुख इस्लामवादी विचारक शेख इब्राहिम फरीद को लंबी दाढ़ी को उस तरह से साफ कर दिया गया था और दाढ़ी को हटाने के लिए फॉर्म के रूप में मिर्ची की चटनी लगाई गई थी। उन्हें मालदीव के एक सुदूर द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था और शेख इब्राहिम को उन्होंने एक तरह से खारिज कर दिया था। शेख इब्राहिम ने मालदीव के निवासियों को इस्लामी अमीरात की तरह मदीना में जो मोहम्मद साहब की रियासत है उसके आधार पर एक देश बनाने की कोशिश की थी। मालदीव की आज़ादी के बाद कट्टरपंथी विचारधारा धीरे धीरे बढ़ने लगी और आज वो अपने चरम पर जा पहुंची है। आज मालदीव के सुंदर तटों पर फैली जो सफ़ेद रेत है और नीले पानी की जो खूबसूरती पूरे विश्व को आकर्षित करती है, लेकिन इस देश का एक ऐसा दुश्मन भी है जो इसको भीतर भीतर खोखला कर रहा है। ये कोई और नहीं है, ये बल्कि मालदीव में तेज़ी से बढ़ती इस्लामी कट्टरता है, कट्टरपंथी विचारधारा है। मालदीव में कट्टरपंथ इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि अगर इसकी तीव्रता यही बनी रही तो जो विशेषज्ञ हैं उनका अनुमान है कि वह तो दूर नहीं है जब मालदीव एक दूसरा सीरिया या यमन या सोमाली जैसा देश बन जाएगा। मालदीव के संविधान में इस बात का जिक्र है कि गैर मुस्लिम को यहाँ नागरिकता नहीं दी जा सकती। यहाँ के सरकारी नियम भी इस्लामिक कानून पर आधारित है। अब हम आपको मालदीव की मौजूदा सरकार और भारत के बीच उत्पन्न जो अभी ताज़ा विवाद है उसकी तह तक जाने से पहले यह बता दें कि पिछले 6 दशकों में मालदीव को आज़ादी मिलने के बाद भारत और मालदीव के बीच संबंध कैसे रहे हैं। भारत और मालदीव के बीच पिछले 6 दशक से राजनयिक, रक्षा और आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मालदीव अरब सागर में ऐसी जगह स्थित है जो समुद्र की सुरक्षा के लिए बेहद अहम पॉइंट है। वहीं भारत 1965 में मालदीव को आज़ादी मिलने के बाद हर संकट में भारत के साथ खड़ा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर कोरोना वैक्सीन हो चाहे कोई आर्थिक मदद की बात आई हो, भारत कभी पीछे नहीं हटा है। भारत और मालदीव की दोस्ती उस समय और बढ़ गई थी जब 1980 के दशक में भारतीय सेना ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। भारत ने इस सैन्य अभियान के तहत मालदीव में जो उस समय के वहाँ की सरकार थी, मोमिन अब्दुल गयूम की सरकार थी, के खिलाफ तख्ता पलट की जो योजना थी उसको फेल कर दिया था। भारत और मालदीव के बीच यह रिश्ता मालदीव में 2008 तक चलता रहा। इसके बाद साल 2013 में अब्दुल यामीन मालदीव की सत्ता में आए, वो वहाँ के राष्ट्रपति बने। यामीन ने चीन की मदद से मालदीव में लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलना शुरू कर दिया, क्योंकि यामीन एक तरह से चाइना का एजेंट था। यही नहीं, यामीन ने भारत के खिलाफ भी जहर उगलना शुरू कर दिया। 6 दशक पुरानी दोस्ती को उसने 1 मिनट में ख़त्म कर दिया। भारत का विरोध करके यामीन ने मालदीव के अंदर इस्लामी भावनाओं को भड़काना शुरू कर दिया। वही काफिर इस्लाम का चक्कर चला दिया। यामीन ने चीन की मदद से कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी शुरू किए जिसमें उसने जमकर भ्रष्टाचार किया। और यही नहीं, यामीन ने चीन की सरकार से कई सीक्रेट लोन भी लिए।
इस दौरान भारत के साथ उसका तनाव काफ़ी बढ़ गया था। साल 2018 आते आते मालदीव के अंदर लोकतांत्रिक पार्टी दोबारा से सत्ता में आने के लिए तैयार हो चुकी थी और 2018 में इब्राहिम सोलिह राष्ट्रपति चुने गए। सोलिह ने सत्ता में आते ही इंडिया फर्स्ट की नीति का पालन किया। उन्होंने चीन के निवेश को लेकर भारत की संवेदनशीलता का ध्यान रखा और सोलिह ने सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के बाद में भारत की यात्रा की। इस दौरान भारत ने मालदीव को 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय मदद का भी ऐलान किया। इसके अलावा भारत ने मालदीव को साल 2019 में डोरियन मैरीटाइम सर्विलांस विमान भी दिए। भारत ने मालदीव के यूटीएफ नेवल बेस को विकसित करने का फैसला भी किया। दोनों देशों ने साल 2019 में बेहद संवेदनशील हाइड्रोग्राफी समझौता भी किया। 2021 में भारत ने 50 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया ताकि माले के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सके। इन सब के बीच जो विपक्षी यामीन थे उन्होंने 2020 में इंडिया आउट अभियान छेड़ दिया। माना जाता है कि चीन के इशारे पर यामीन की पार्टी ने इस भारत विरोधी अभियान को शुरू किया था। यामीन की पार्टी ने लगातार भारत की आलोचना शुरू कर दी और जनता में भारत के प्रति नफरत फैलाना शुरू कर दिया। भारत के निवेश और प्रोजेक्ट को राजनीति से जोड़ना शुरू कर दिया। यामीन की पार्टी ने सोलिह की भारत समर्थक नीतियों की आलोचना शुरू कर दी और कहा कि वे देश को भारत को बेच रहे हैं। भारतीय सैनिक जो मालदीव की सेना को ट्रेनिंग दे रहे थे उन्हें अपने देश के लिए यानी मालदीव के लिए खतरा बता के पेश किया गया। यामीन ने साल 2019 के भारत के साथ हुए हाइड्रोग्राफी समझौते को देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया और उन्होंने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि मालदीव भारत के कर्ज में फंसता जा रहा है और यामीन ने इंडिया आउट अभियान के जरिए सोलिह सरकार की छवि को खराब करना शुरू कर दिया। उन्होंने मालदीव के अंदर मौजूद भारत विरोधी भावनाओं का फायदा उठाना शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन 2 साल तक लगातार चलता रहा। साल 2022 में यामीन समर्थकों ने भारतीय राजनयिकों की ओर से योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम पर भी हमला किया था दोस्तों और उसे इस्लामी करार दिया था। इस अभियान को साल 2022 में सोलिह सरकार ने आखिरकार बैन भी कर दिया था। हालांकि अंदर ही अंदर यह यामीन की पार्टी इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को भड़काती रही। अब जो वहाँ पे वर्तमान सरकार है मौजू की है, इसने नहीं शुरू किया था बल्कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने शुरू की थी। अब्दुल्ला यामीन खुद को बहुत बड़ा इस्लामी नेता मानता है, जबकि चीन के द्वारा उइगर मुसलमानों को जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ जो गैर मानवीय हरकतें चाइना करता है, उस पर वो पाकिस्तान की तरह चुप रहे। यामीन के कार्यकाल में मालदीव में कट्टरवाद खूब ज़्यादा बढ़ा था। अब्दुल्ला यामीन एक ऐसा राजनेता है जो दूसरों को इस्लामी कायदे कानून का पालन करने को उपदेश देता है, लेकिन खुद इस्लाम के कायदों से दूर रहता है। चंद महीने पहले ही मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल्ला यामीन को प्रत्याशी बनना था, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में सजा याफ्ता होने के कारण वह प्रत्याशी नहीं बन सका। इसलिए उसने अपने बहुत ही करीबी मोहम्मद मोइजू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू मालदीव की सत्ता में भारत विरोधी प्रचार के दम पर आए। उन्होंने हर रैली में भारत के खिलाफ जहर उगला और मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का वायदा करके सरकार बनाई। मालदीव की राजधानी माले में मोहम्मद मोइजू और अब्दुल्ला यामीन के समर्थकों ने एक योग कार्यक्रम पर धावा बोला। उनका कहना था कि योग कार्यक्रम इस्लाम विरोधी है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को जिहादियों ने यह दावा करते हुए हत्या की कोशिश की कि उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है और वह ईश निंदा और व्यभिचार में लिप्त है। इतना मोहम्मद मोइजू के सत्ता संभालते ही जो क्रिसमस समारोह को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को सख्ती से लागू किया गया। नए राष्ट्रपति ने इस्लाम को शासन के मूल में रखने का वायदा किया और मोइजू ने अपने आका चीन के इशारे पर
भारत से अपनी सेना को वापस भेजने की जिद की और हाइड्रोग्राफी समझौते को रिव्यू करने से इनकार कर दिया। वैसे तो भारत की अहम पॉलिसी रही है कि वह कभी भी अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब करने की कोशिश नहीं करता है। खासतौर से मालदीव और नेपाल जैसे जो छोटे देश हैं, उनसे हमारी सीमाएं लगती हैं, उनसे हम अपने संबंध अच्छा रखना चाहते हैं। उनका एक सामरिक महत्व भी होता है, लेकिन यदि कोई देश चीन और पाकिस्तान की भाषा बोले तो उसे भी भारत कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौजूदा विवाद कुछ ऐसा ही है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव की सरकार के 3 मंत्रियों ने बौखलाकर जो बयान दिए, इन मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की। इसके जवाब में भारत के लोगों ने अपने लोकप्रिय नेता के पक्ष में सोशल मीडिया पर पूरा अभियान छेड़ दिया, तो मालदीव की मोहम्मद मुइज़्ज़ू की सरकार घुटनों पर आ गई और मालदीव की सरकार ने पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन उन्हें हटाया नहीं। यही नहीं, अभी तक मालदीव की सरकार ने भारत से इसके लिए कोई औपचारिक माफ़ी भी नहीं मांगी है। खुद मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है और चीन के 5 दिन के दौरे पर चले गए। दरअसल मालदीव का जो मुख्य आय का स्रोत है वो टूरिज्म है, जिसमें भारतीयों का योगदान पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। लगभग 2.5 लाख लोग हर साल भारत से घूमने मालदीव जाते हैं, जिससे लगभग 45,000 लोगों को रोजगार मात्र भारत की वजह से ही मिलता है, जबकि मालदीव की कुल जनसंख्या 52 लाख है। यानी मालदीव की बहुत बड़ी जनसंख्या मात्र टूरिज्म के नाते ही भारत निर्भर है। इस विवाद के बाद बड़ी संख्या में मालदीव जाने वाली फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी, क्योंकि लोगों ने नरेंद्र मोदी के अपमान का विरोध करते हुए यात्राएं कैंसिल कर दी। इससे घबराकर माटाटो यानी मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स को ईज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी से माफ़ी मांगते हुए बुकिंग चालू करने के लिए अनुरोध करना पड़ा। माटाटो के अनुसार भारत की टूरिज्म के अनुसार मालदीव की टूरिज्म अर्थव्यवस्था का 2/3 आय मात्र भारत से होती है। भारत में बढ़ते विरोध और इसके मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए इन तीनों मंत्रियों को तुरंत सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन इस घटना ने दिखा दिया कि मालदीव की इस्लामवादी विचारधारा वाली सरकार भारत के प्रति कितना नफरत पाले हुए है। लेकिन अब ये मामला इतना बढ़ चुका है कि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने इस पर एक कठोर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मरियम शिवना की भाषा इतनी भयानक थी और मालदीव की तरक्की भारत के साथ ही निश्चित हो सकती है। मित्रों, तो सरकारों में विरोध गतिरोध होते रहते हैं, लेकिन जब आप किसी देश के किसी लोकप्रिय नेता पर पर्सनल टिप्पणी करते हैं, तब यह मामला सीधे जन सामान्य तक चला जाता है और इस मामले में भी लगभग ऐसा ही हुआ है। अब यह मालदीव में यही कुछ घटित हो रहा है। वहाँ की सामान्य जनता इसके नतीजों का पूर्व अनुमान लगा रही है, क्योंकि सैर सपाटा के अलावा भारत और भी कई अन्य क्षेत्रों में मालदीव का सहयोगी रहा है। मालदीव की विरोधी पार्टी इस मुद्दे को वहाँ के संसद में भी उठा रही है। यहाँ तक कि मुइज़्ज़ू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाने की धमकी दी गई है। मुइज़्ज़ू सरकार दोषी मंत्रियों का व्यक्तिगत बयान कहकर पल्ला झाड़ना चाहती है। मोदी की भारत विरोधी बातों से जो मेल नहीं खा रही है। दूसरी तरफ मुइज़्ज़ू ने भारत आने की पेशकश भी की है, लेकिन अभी भारत की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। दोस्तों, इसी बीच एक और डेवलपमेंट ये हुआ कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू चाइना से वापस आ गए और कल जब वो वापस आए तो उनकी भाषा के सुर बदल गए। उनके सुर बदले हुए हैं। जहां वो पहले चुप्पी साध रहे थे, अब जब उन्होंने अपना मुंह खोला है तो भारत के लिए वही अनर्गल बातें करनी शुरू कर दी और उसने यहाँ तक कह दिया कि हम छोटे हैं लेकिन हम कमज़ोर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई हम पे धौंस जमाएगा। यानी यहाँ पर वो अपने आप को विक्टिम और पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी
और आपकी भारत सरकार को क्या राय देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। और साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। मित्रों, आपका सब्सक्राइब करना ही मुझे मेरे को और वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। धन्यवाद।